नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और मॉनसून सत्र कल यानी 18 जुलाई से शुरू हुआ और ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इन 26 दिनों की अवधि में कुल 18 बैठकें होंगी और सत्र के हर दिन हम संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले लेकर आते हैं संसद में आज दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का मिलेगा पूरा ब्यौरा हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखी जानी है। प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से अहम सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रह सकती है, कौन से ऐसे बिल हैं जिन पर खासतौर से नजर रहेगी। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे और इस अपडेट को देने के लिए संसद भवन परिसर में मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, हमारे संवाददाता कृति मिश्रा और पवन कुमार शर्मा। दोनों संवाददाताओं से हम हर अपडेट लेंगे दोनों सदनों से जुड़ा हुआ। स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ लोकसभा से बीजेपी सांसद विष्णु दयाल राम जुड़े हुए हैं। साथ ही तमाम अहम मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। विष्णु दयाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के एजेंडे पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। लोकसभा में आज भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 एजेंडे में शामिल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विचार और पारित किए जाने के लिए सदन में करेंगे पेश। राज्यसभा के एजेंडे में सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली, विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 शामिल। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर विचार और पारित करने के लिए उच्च सदन में करेंगे पेश। और दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवाल, कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी किए जाएंगे पेश। राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे, अपने मेहमानों से उस पर चर्चा भी करेंगे। उससे पहले एक नजर दोनों सदनों में बजट सत्र के दौरान क्या कुछ खास रहा, रिकैप के जरिए देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली और हम जानते हैं कि बजट सत्र के बाद अब मॉनसून सत्र की शुरुआत कल से हो चुकी है और रिकैप के जरिए हम समझ रहे हैं कि शुरुआत कैसी रही और पहला दिन जो मॉनसून सत्र का है वो कैसा रहा। दोनों ही सदनों में दिवंगत सांसदों और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश हुआ। और समझेंगे कि हर कार्य दिवस में जो मॉनसून सत्र का है उसमें क्या अहम कामकाज लिस्टेड रहेगा। संसद में आज में खास तौर से जो आज का एजेंडा है उस पर हम चर्चा करेंगे और दोनों सदनों की कार्यसूची को अगर हम देखें तो आज काफी अहम कामकाज शामिल है। एक नजर लोकसभा में क्या है खास। लोकसभा में आज भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। विधेयक को डॉक्टर जितेंद्र सिंह सदन में पेश करेंगे और यह विधेयक लोकसभा में 1 अप्रैल 2022 को पेश किया गया। बिल अंटार्कटिका संधि, अंटार्कटिका समुद्री जीव संसाधन संबंधी कन्वेंशन और अंटार्कटिका संधि के लिए पर्यावरणीय संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। अंटार्कटिका संधि के लिए पर्यावरणीय संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का प्रयास इस बिल के जरिए है। साथ ही वातावरण के संरक्षण और इस क्षेत्र में जो गतिविधि हैं उन्हें रेगुलेट करने का भी प्रयास ये बिल करता है। इसके साथ ही मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र भी आज सदन में पेश किए जाएंगे। लोकसभा में इसके साथ ही नियम 377 के अधीन चर्चा और मंत्रियों की ओर से विभिन्न पत्र पटल पर रखे जाना भी लिस्टेड है। साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाने हैं। इसके अलावा कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। सांसद सुदीप बंदोपाध्याय खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद जगदंबिका पाल आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। साथ ही सांसद राजेंद्र अग्रवाल शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन
सदन में पेश करेंगे। और आइए सीधा हम संसद भवन परिसर रुक करते हैं। मेरे सहयोगी पवन कुमार शर्मा इस समय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन, मॉनसून सत्र की शुरुआत और पहला दिन हमने देखा एक देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो पहला दिन था वो एक तरह से नियत था, उसकी गतिविधियां भी, सरगर्मियां भी हमने देखी पूरा दिन। सदन के अंदर जो माहौल हमें देखने को पहले दिन मिला, क्या संकेत दे रहा है पूरे सत्र को लेकर और आज क्या कुछ रहेगा खास? प्रीति, जैसा आपने बताया कि कल पूरी गहमा-गहमी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर थी और अंदर जब सदन की कार्रवाई शुरू भी हुई तब भी विपक्ष की तरफ से प्राइस राइज को लेकर जो है और बाकी मुद्दों को लेकर कुछ सरकार के जो काम करने का ढंग है उसके लेकर विपक्ष ने मुद्दा उठाया और बार बार व्यवधान बीच में आया। उसमें तो ये आज भी जारी रहने का पूरी संभावना है कि प्राइस राइज को लेकर बाकी मुद्दों को लेकर विपक्ष ज़रूर अपनी बात रखेगा। जहाँ तक आज के एजेंडे की बात है प्रीति, प्रश्नकाल से शुरुआत होती है। बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो लिस्टेड हैं आज, उसमें जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो लिस्टेड हैं उसमें, और पक्ष और विपक्ष दोनों के जो सांसद हैं वो अपने सवाल पूछेंगे। उसके बाद पेपर ले होता है और इसके बाद जो है सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा हैं वो जो 11 बिल पास हुए हैं दोनों सदनों से उसके लिए जो अनुमति ली जाती है सदन को बताया जाता है वो करेंगे। और उसके बाद 3 रिपोर्ट जो है वो पेश होनी है। खाद्य उपभोक्ता मामले सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति की रिपोर्ट जो है वो पेश होनी है। आवास एवं शहरी मामलों संबंधी समिति की रिपोर्ट है और फिर शिक्षा, महिला, बाल और युवा खेल मामलों संबंधी रिपोर्ट है। इसके बाद जो लिस्टेड है वो इंडियन अंटार्कटिका बिल जो है वो लिस्टेड है। अंटार्कटिका में जो भारतीय अभियान चलता है वहाँ पे पर्यावरण सुरक्षा को लेकर उससे संबंधित ये बिल है, बहुत महत्वपूर्ण बिल है और एक ही बिल इसमें लिस्टेड है। पर जो पूरी नज़र प्रीति आज रहने वाली है वो अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे जो उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा है उसमें जो नॉमिनेशन हो रहा है उसमें आज जो है विपक्ष की जो उम्मीदवार है मार्गरेट अल्वा वो अपना नामांकन करने वाली हैं। 11 बजे उसके लिए समय नियत है। तो उसमें ऐसा दावा किया गया है कि 17 विपक्षी दल जो हैं उनके साथ हैं और वो सभी विपक्ष के नेता आएंगे। और क्योंकि सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा है श्री उत्पल कुमार सिंह जी वो उसके रिटर्निंग ऑफिसर हैं तो उनके ऑफिस में वो नॉमिनेशन होगा। तो हमें विपक्ष का जो जुटाव है वो हमें देखने को मिलेगा अभी थोड़ी देर में 11 बजे। और कल जो है एनडीए के उम्मीदवार जो हैं जगदीप धनखड़ जी उन्होंने नॉमिनेशन किया था। तो इस बार जो लड़ाई है वो 70 साल के जो जगदीप धनखड़ हैं उनकी लड़ाई जो है वो विपक्षी उम्मीदवार है मार्गरेट अल्वा 80 साल के उनके साथ हैं। दोनों का ही अगर राजनीतिक अनुभव की बात करें तो लंबा राजनीतिक अनुभव है। 48 सालों का राजनीतिक करियर है मार्गरेट अल्वा का। और उसके बाद जहां तक जगदीप धनखड़ की बात है उनका 33 सालों का सियासी जो है उनका सफर है। तो दोनों ही उम्मीदवार हैं और जैसा राष्ट्रपति चुनाव में हुआ कि विपक्ष की बहुत सारे दलों ने जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया है तो दावा विपक्ष की तरफ से है कि उनके साथ 17 दल बड़े दल हैं। पर इस बार भी देखना होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में ये किस तरह विपक्ष का जो दावा है वो सामने आता है। बिल्कुल पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी अपडेट के लिए भी हम आपके पास आते रहेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुजीत कुमार जो कि बीजेटी के राज्यसभा सांसद हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी शुक्रिया सुजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विष्णु दयाल राम जी, मॉनसून सत्र का पहला दिन हमने देखा और अब आज दूसरा दिन है। पहले मैं जानना चाहूंगी आपकी पहली प्रतिक्रिया सत्र को लेकर, किस तरह की तैयारी सरकार की? सत्र को लेकर के सरकार हर एक विषय पर विचार करने के लिए तैयार है और इसके लिए सर्वदलीय समिति की मीटिंग भी बुलाई गई थी। उसमें भी जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया गया था। हमारी ओर से कहीं भी किसी भी विषय पर चर्चा करने में कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी। विपक्षी दलों के द्वारा जिन विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता वो समझते हैं, वो चर्चा करना चाहेंगे, सरकार उसका जवाब देगी। बिल्कुल। सुजीत जी, हमने कल भी देखा और जैसे अभी विष्णु जी भी कह रहे हैं, ये एक परंपरा सी है कि सर्वदलीय बैठक होती है, तमाम जो दल हैं वो शामिल होते हैं। सरकार की पूरी कोशिश होती है कि जो कामकाज हो ज़्यादा से ज़्यादा हो और उत्पादकता और सदन की गरिमा को लेकर एक अच्छा मैसेज हर बार सत्र में जाए। लेकिन पहला दिन क्या संकेत दे रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए प्रीति जी, मैं कई बार संसद टीवी में भी बोल चुका हूँ कि विपक्ष का काम है सरकार की जो काम है उसका आलोचना करना, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव आलोचना होना चाहिए। जो अभी सदन में जो हंगामा और डिसरप्शन ये करके मुझे नहीं लग रहा है कि कोई देश को हम लोग अच्छा संकेत दे रहे हैं।
और बीजू जनता दल आप जानते हैं हमेशा हम लोग हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में बिलीव करते हैं। हम लोग कभी वेल में नहीं जाते, कभी स्लोगनरिंग नहीं करते। तो मैं तो यही उम्मीद रखूँगा कि अभी ये मानसून सेशन बहुत ही अच्छा चले और सरकार को भी आगे आके सारे विषयों पे चर्चा करना चाहिए। विशेषकर अभी महंगाई प्राइस राइज पे, अगर इन्फ्लेशन पे अगर सरकार चर्चा करती है तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संकेत रहेगा। और बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल इस सत्र में अभी लिस्टेड हैं, तो मैं उम्मीद रखूंगा कि दोनों सदनों अच्छा से चले और काफ़ी सारा जो लोगों की समस्याएं हैं, अपने राज्यों की समस्याएं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इश्यूज हैं, हम लोग सदन में उसको पेश कर पाएँ और उसका समाधान करके अपने लोगों के पास उसको ले जा सकें। और विष्णु दयाल राम जी, आपने भी कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और जो चेयर है वो भी लगातार ये कहता रहा है, चाहे हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें या फिर हम राज्यसभा में भी बात करें। सभापति भी यही कहते रहे कि नियमों के अनुसार हर मसले पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन मैं भी आपसे जानना चाहूंगी कि पहला दिन जो तस्वीर हमें दिखाई दी है मॉनसून सत्र में, वो क्या बयां कर रही है और आगे उत्पादकता को लेकर क्या उम्मीद की जाए? नियमों के अनुसार चर्चा करने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष हमेशा कहते हैं और उसके अनुसार हमेशा चर्चा कराने के लिए तैयार रहते हैं और सरकार भी नियमों के अनुसार चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, हर विषय पर चर्चा कराने के लिए तैयार रहती है। परंतु हंगामा करके और वेल में आकर के विषयों पर चर्चा नहीं होती है, अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जब तक सदन व्यवस्थित नहीं रहता है तब तक किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती है, नहीं कोई उसका सार्थक परिणाम निकलता है। हम सभी जनप्रतिनिधि हैं, चुन करके आए हुए हैं, जनता से संबंधित सवालों को और रखना, जनता से संबंधित विषयों को रखना हम सबका कर्तव्य है। तो निश्चित रूप से हम सभी को चाहिए कि व्यवस्थित ढंग से हर एक विषय पर जिस पर चर्चा करना चाहते हैं चर्चा करें। बिल्कुल। और आप दोनों मेहमानों के पास मैं फिर से लौटूंगी। अब लोकसभा में क्या कुछ खास रह सकता है, इस पर नजर डाली थी, एक नजर डाल लेते हैं उच्च सदन यानी राज्यसभा के एजेंडे में आज क्या खास रहने वाला है। राज्यसभा में आज केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली, विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 यानी द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2022 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे। इस विधेयक के जरिए साल 2005 के एक्ट में संशोधन किया जाना है। इसके साथ ही राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े हुए कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। साथ ही राज्यसभा में आज विभिन्न समितियों से संबंधित प्रतिवेदन पेश किए जाना भी लिस्टेड है। राज्यसभा में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन और खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश किया जाएगा। इसके साथ ही कई अहम पत्र सदन के पटल पर रखे जाएंगे। कृति मिश्रा का रुख करेंगे जो कि राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगी। कृति, बताइए फिलहाल किस तरह की हलचल है, क्योंकि आज दूसरा ही दिन है, कुछ हम जानते हैं कुछ बैठकों का दिन भी होता है, मंगलवार का दिन है। पहले अपडेट दीजिए, किस तरह का अपडेट मिल रहा है फिलहाल 11 बजे कार्रवाई शुरू होने से पहले? पार्टी मीटिंग की बात करते हैं। सत्र की शुरुआत होने से पहले जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं दोनों ही सदनों के, राज्यसभा और लोकसभा, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग की। इसके अलावा सरकार ने भी मीटिंग की, जहां पर यह तय हुआ कि जितने भी मुद्दे हैं ऑपोजिशन के लिए, सरकार उन सब पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। लेकिन सिर्फ ये जो सारे मुद्दे हैं वो नियम के तहत होने चाहिए, जो चेयरमैन या फिर स्पीकर के परमिशन से होना चाहिए। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जो चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने ली, सभी ने ये बताया था कि कोऑपरेशन मिलेगा और एम वेंकैया नायडू ने ये भी कहा था कि किस तरह से ये जो अमृत काल है इसको एक सक्सेसफुल बनाने के लिए सारे ही जो सांसद हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, उन सबको कंट्रीब्यूट करना होगा और सदन में एक सार्थक चर्चा होनी होगी। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से ऑपोजिशन ने कहा है कि 16 मुद्दे हैं जो वो सदन में उठाना चाहती हैं और कर भी हमने व्यवधान देखा, तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है। क्योंकि देखिए, अगर हम फिर कल की ही बात करें तो जो चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि अगर हम पिछले 13 सेशंस की बात करें तो उसमें तकरीबन 50% से जो ज़्यादा समय है वो या तो फिर फुल या फिर पार्शियल डिसरप्शन में जो है वो लूज हो चुका है। और अगर हम पूरे सत्र की बात करें, 13 सत्रों की, तो 248 सिटिंग्स में से 141 सिटिंग्स ऐसी रहीं जिसमें डिसरप्शन रहा।
अगर हम एजेंडे की बात करें तो देखिए सरकार का एक हेवी एजेंडा है, 30 से ज़्यादा बिल हैं जो आने हैं, 24 से ज़्यादा बिल हैं जो इंट्रोड्यूस होने हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में किस तरह की रणनीति बनती है, क्योंकि आज बीएसी की मीटिंग होने वाली है जहां पर ये चर्चा होगी कि किस तरह से कौन कौन से बिल लाने हैं, कितने घंटे एलोकेशन होने हैं और क्या रणनीति होगी सरकार की और विपक्ष की। प्रीति। बिल्कुल कृति, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे अपडेट के लिए भी आपके पास हम आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिलहाल हम उनका रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रामकृपाल जी। जैसा अभी कृति ने भी जिक्र किया, आजादी का अमृतकाल हम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का शुरू में ही जिक्र किया संसद का सत्र शुरू होने से पहले, और कहा कि एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संकेत जाना चाहिए, अच्छे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक काम हो, उत्पादकता ज्यादा हो, गंभीर विश्लेषण हो, गहन चर्चा हो। लग रहा है सत्र में होगा? देखिए प्रीति जी, जैसा आप कह रही हैं, इच्छा तो यही होती है, जो देश के सारे मतदाता जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं वो हमेशा ये अपेक्षा रखते हैं कि संसद के भीतर जा करके वो अपनी बात कहेंगे, जन उनके अपने जो प्रतिनिधि जो उनके मतदाता हैं उनकी समस्याओं पर जिक्र होगा, सब कुछ करेंगे। ये 18 दिन का सेशन था, हमें उम्मीद थी कि जैसे एक अमृतकाल चल रहा है, 75 ईयर्स का महोत्सव मना रहे हैं, जो कुछ भी है, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जो जिनका जो तथ्यपरक चीजें हैं, कहीं आपको गलत दिखता है आप कीजिए, उसका भी मंच। जब देश के बहुसंख्यक मतदाता जो बात सुन सकते हैं, वो संसद, अब इसको तो लाइव होता है प्रसारण, सब सुन सकता है। दूर दराज के गांव में बैठा हुआ मतदाता भी अपने प्रतिनिधि के मन की बात सुन सकता है। तो मेरा तो ऐसा आशय है कि जैसे कल हुआ, एक दिन बर्बाद हो गया, चला गया, 18 दिन कुल हैं। मैं भी ये उम्मीद करता हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहे जो करें, जो इशू उठाएं, लेकिन संसद के भीतर ऐसा न हो कि संसद की कार्रवाई ठप हो जाए और पता चले कि शाम को आप चैनलों पर बैठ के डिबेट कर रहे हैं और संसद बंद पड़ी है। ये बहुत दुखद होता है और मैं समझता हूं, मैं आशावादी हूं कि हो सकता है कि कल ऐसा न रहा, फिर कल की जो घटनाएं हुई हैं वो दोहराई न जाए, संसद पूरा अपने कार्यकाल पूरे अपने समय तक चले। आप विपक्ष का काम जो भी उचित समझे, वो अगर राष्ट्रीय मुद्दों पर कुछ आपको लगता है कि नहीं इसका समर्थन किया जाना चाहिए, जैसे आज आपने 2 विधेयक बताए हैं जो बिल पेश करवा रहे हैं, एक पर्यावरण से संबंधित है अंटार्कटिका, और दूसरा जो कह रही है वो मास डिस्ट्रक्शन के जो राज्यसभा में पेश होने वाला है। मैं समझता हूँ कि इस पर ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम इसको आप चलने दीजिए। फिर जो इशूज हैं, आपके महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके लिए भी आप बहस कीजिए। लेकिन मैं कहता हूं कि जो इस तरह के बिल हैं, जो राष्ट्र हित से जुड़े हैं, आम जनता की भलाई से जुड़े हैं, उन बिल पर टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपका सुझाव देना हो दीजिए, लेकिन तय वक्त पर कानून बनने से देश का बहुत बड़ा फायदा होता है। लेकिन अगर समय पर कानून नहीं बन पाया, 4-4 साल लटके रहते हैं, बिल 2-2 साल लटके रहते हैं, तो आप सोचिए किसका हित होता है? वो देश का हित होता है, जनता का हित होता है। तो मैं तो कामना करता हूं कि शायद आज जो भी विषय हैं उन पर सुचारू ढंग से चर्चा होगी और एक शुभ संकेत जाएगा पूरे देश के लिए कि नहीं, अमृतकाल में संसद चल रही। ठीक है, एक एक कमेंट और लेंगे, फिर हम जो बिल लिस्टेड है और जो सवाल हैं उन पर हम जाएंगे। विष्णुदयाल राम जी, विपक्ष की तरफ से ये बात भी कही गई थी कि मॉनसून सत्र छोटा है, जो कार्य दिवस छोटे हैं, 18 दिन है, लेकिन 30 से ज्यादा बिल सरकार एजेंडे में ला रही है, जो कि सही नहीं है। लेकिन पहला ही दिन, एक पूरा दिन मैं कहूँ, वो गतिरोध की भेंट चढ़ जाना, ये कितना सही या गलत है? देखिए, बिल जो आने हैं उस पर कितने घंटे तक प्रत्येक बिल पर चर्चा होगी, वो बीएसी की मीटिंग में निर्धारित किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल की महत्ता को देखते हुए समय की अवधि नहीं बढ़ाई जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बिल 2 घंटे के लिए लिस्टेड होता है, उस पर भी 4 घंटे बहस चलती है। ये निर्भर करता है कि बिल पे कितने लोग बहस में भाग लेना चाहते हैं या बिल कितना महत्वपूर्ण है। तो ये जो डिस्कशन है
आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष के पास है। बिल की महत्ता को देखते हुए, बिल पर बोलने वालों की संख्या को देखते हुए बिल के समय को बढ़ा भी सकते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि बिल पर सार्थक चर्चा हो, बिल पर सार्थक चर्चा हो और उसका कुछ प्रतिफल निकले, उसका कुछ नतीजा निकले। बिल पर 2 घंटे का समय भी यदि निर्धारित है तो अच्छी चर्चा हो सकती है, सार्थक चर्चा हो सकती है। लेकिन 2 घंटे के अवधि में यदि आप केवल हल्ला हंगामा करते रहेंगे तो कोई सार्थक चर्चा नहीं होगी। तो इसलिए मेरा तो ये कहना है कि बिल पर जो भी निर्धारित समय है उसका पूरा का पूरा सदुपयोग करना चाहिए और अपनी बातों को रखना चाहिए। ठीक है सुजीत जी, कैसे इस परंपरा पे लगाम लगे? गतिरोध की जो परंपरा है और पहला ही दिन जाहिर तौर पर मायूसी लेकर आया है, और इसलिए इस पर बात करना भी जरूरी है। पिछला मानसून सत्र किस तरह से वॉश आउट हुआ था वो भी हमें याद है। कल राज्यसभा में चेयरमैन काफ़ी इमोशनल हो गए थे और वो बता रहे थे कैसे 57% 13 सत्र में राज्यसभा का जो डिसरप्शन की वजह से लूज हुआ है। तो उम्मीद तो यही रखेंगे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ विष्णु दयाल जी की बातों से कि जो बिल्स हैं उस पर जो एलोकेटेड टाइम है वो बढ़ाया जा सकता है। चर्चा हो, बिना चर्चा किए आप चर्चा करके ही सरकार की आलोचना कर सकते हैं। जो भी उनकी खामियां हैं बिल में या फिर जो आप उनको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, तो आप जब चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। और सिर्फ बिल की बात नहीं है, 0 आवर क्वेश्चन आवर पे भी डिस्कशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक आम, मेरे ख्याल से तो एक सहमति बननी चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टीज का कि 0 आवर और क्वेश्चन आवर कम से कम इसका डिस्कशन ना करें। क्योंकि हम लोग 0 आवर क्वेश्चन आवर में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे स्टेट्स और लोगों के जो जनहित के, देश हित के जो हम लोग इश्यूज़ होते हैं, कितने महत्वपूर्ण इश्यूज होते हैं उसको हम लोग उठाते हैं। तो जब वो 0 आवर क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब हो जाता है तो नुकसान किसका होता है? देश का ही होता है, लोगों का होता है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, कितने आस लगा के लोग हमको यहाँ भेजते हैं, तो हम लोग उनके ही समस्याओं को, उनके इश्यूज का उठा नहीं पाएंगे डिस्टर्बन की वजह से। तो ये मेरे ख्याल से ये गलत है और सारे पॉलिटिकल पार्टीज, विशेषकर अपोजिशन पार्टीज को मैं अपील करूंगा कि ये छोटा सेशन है, इसको चलने दें और जो अपने मुद्दे हैं, मैं नहीं कहता हूं कि सरकार की हर बिल को और हर इश्यूज को वो लोग सपोर्ट करें, बिल्कुल आलोचना करें। हम लोग खूब आलोचना करते हैं, हमारी पार्टी सरकार की हर बिल पे जो खामियां हैं, लगता है कि देश विरोधी है, जन विरोधी है, इसके खूब आलोचना करते हैं, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव वे में करते हैं। बिल्कुल। और आइए अब एजेंडे पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और उच्च सदन यानी राज्यसभा में आज कौन सा विधेयक है जो लिस्टेड है उसकी बात करते हैं। आज द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2022 यानी सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 पर विचार होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए 2005 के एक्ट में और संशोधन किया जाना है। बिल में सामूहिक संहार के हथियारों और उनसे जुड़ी प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण को रोकने का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार को ऐसे वित्त पोषण पर रोक लगाने के लिए निधियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या आर्थिक संसाधनों पर रोक, अधिग्रहण या कुर्की करने का अधिकार भी दिया गया है। विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। इसके अलावा लोकसभा में आज भारतीय एंटार्कटिक बिल 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाना लिस्टेड है। ये बिल क्या है और ये किन पर लागू होता है, इसके प्रावधानों के बारे में अगर बात करें तो ये उन व्यक्तियों, जहाज या विमान पर लागू होंगे जो बिल के तहत जारी परमिट के अंतर्गत एंटार्कटिक के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा हैं। इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार एक अंटार्कटिका शासन और पर्यावरणीय संरक्षण समिति बनाएगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस विधेयक में परमिट जारी करने और कई कार्यों पर रोक लगाए जाने के प्रावधान हैं। बिल के जरिए अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा बने लोगों के परमाणु कचरे के निष्पादन और यहाँ की मिट्टी को वहां ले जाने संबंधित दिशा निर्देश और रोक के नियम तय किए गए हैं। इस बिल में तय नियमों को तोड़ने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो बिल को लेकर अगर बात करें तो विष्णु राम जी, ये जो बिल हैं, आज दोनों ही बिलों की बात करें तो ये कितने अहम बिल हैं आपकी नज़र में? देखिए, भारतीय अंटार्कटिक बिल 2022 जैसा कि आपने बताया 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस बिल के जरिए अंटार्कटिका क्षेत्र के अंतर्गत जो परिवेश है और जो परिवेश को संरक्षण और सुरक्षा मिलनी चाहिए, इस बिल के जरिए उसका प्रावधान किया गया है।
और साथ ही साथ इस बिल के जरिए जो गतिविधियां हैं वहाँ पर उन पर नियंत्रण करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए भी इस बिल में प्रावधान किया गया है। जो वहाँ पर लोग जाते हैं वो किसी गलत गतिविधि में संलिप्त नहीं हो, इसके लिए उनको परमिट लेने की आवश्यकता है। परमिट का प्रावधान इस बिल में किया गया है। वो परमिट लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी गतिविधियां नियंत्रित होगी, रेगुलेटेड होगी। इसके अलावा भी जो वातावरण को दूषित करने का काम करते हैं या समुद्र के अंतर्गत कचरे फेंकने का काम करते हैं, चाहे वो परमाणु कचरा हो या किसी अन्य प्रकार का कचरा हो, वो वेस्ट मैनेजमेंट का भी प्रावधान इसमें किया गया है। और इस बिल में सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल 12 देशों के साथ शुरू हुआ था, बाद में 54 देश उसके साथ हुए और उसके साथ साथ कंसल्टेटिव कमिटीज़ भी बनी हैं जिसमें 29 सदस्य हैं और भारत भी उसका एक हिस्सा है। तो भारत के लिए ये बिल कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इस बिल के जरिए जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनका अनुपालन का प्रावधान किया गया है। और दूसरे देशों से खास करके जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बिम्स्टेक हुआ, ब्रिक्स हुआ, सार्क हुआ, एशियान हुआ, वैसे देशों के साथ भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बिल्कुल, यानी अपने आप में काफ़ी अहम बिल है ये। पवन कुमार शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, अगर हम इस बिल को लेकर बात करें तो क्या आसार हैं? और जैसा रामकृपाल जी भी जिक्र कर रहे थे कि जिन बिल पर इस तरह का विरोध नहीं है उन्हें पहले उन पर चर्चा होनी चाहिए और सही तरीके से चर्चा के बाद पारित कराना चाहिए। इस बिल को लेकर फिलहाल जो दलों की स्थिति है वो क्या दिखती है? हम जानते हैं कि जैसा अभी विष्णु जी ने भी कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधि थी उसमें हम शामिल हैं, लेकिन अब इसको लेकर जो घरेलू कानून जिसकी कमी महसूस की जा रही थी वो अब कहीं ना कहीं इस विधेयक के जरिए सामने होगा। बिल्कुल प्रीति, ये जो महत्वपूर्ण बिल है और इसको लेकर जैसा हमारे मेहमान ने बताया कि ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये इस बिल में जो प्रावधान है उसमें एक केंद्रीय समिति बनाने की जो है प्रावधान है इसमें, और उसमें जो जीएस लेवल के 10 अधिकारियों को रखने की उसमें बात है। और इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, रक्षा मंत्रालय इसमें शामिल है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर शामिल है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च और इसके साथ ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। तो ये संस्थान है जो कि वातावरण को लेकर, खासकर अंटार्कटिका को लेकर जो भारतीय अभियान चलता है वहाँ पे उसको लेकर इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। और ख़ासकर इसमें जो प्रोहिबिशन की बात हुई है, जो रोक की बात हुई है, वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पर रोक है और रेडियो एक्टिव वेस्ट अगर वहाँ पे फैलाया जाता है तो उस पर रोक का प्रावधान है। इसके साथ ही कूड़ा जो है वो प्लास्टिक की बोतलें और उसके लिए भी पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। पेनल्टीज़ की अगर मैं बात करूं तो इसमें हैवी पेनल्टीज़ हैं प्रीति। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने पर 20 साल की जेल और 50 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है बिल में। इसके साथ ही अगर वहाँ पे कोई खनिज को खोदने का काम करता है, कोई बिना परमिट के वो काम करता है तो उसके लिए 7 साल की सज़ा और 10 से 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही जो इसमें प्रावधान है कि जो केंद्र सरकार है वो जो सेशन कोर्ट है, डेजिग्नेटेड कोर्ट है ऐसे मामलों को लेकर उसका भी प्रावधान इस बिल में किया गया है। तो महत्वपूर्ण बिल है। और जहाँ तक पक्ष और विपक्ष की बात है इसमें ज़्यादा व्यवधान की जो है संभावना नहीं है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी देश की दुनिया की स्थिति है उस हिसाब से इस बिल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रीति। बिल्कुल। सुजीत जी, आपके दल का क्या रुख है या जो प्रावधान है उन पर आपकी राय क्या है? देखिए, बीजू जनता दल जो भी नेशनल इश्यूज होते हैं या फिर नेशनल इंटरेस्ट होती है उसको सपोर्ट करती है। आप 370 ले लीजिए या कोई भी नेशनल इंटरेस्ट, चाइना पे जो इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड रहा हो या फिर अभी यूक्रेन क्राइसिस में जो स्टैंड रहा हो, तो ये बिल में ये तो पर्यावरण के लिए है, देश हित में, इसमें कोई मेरे ख्याल से किसी भी दल के लिए कोई आपत्ति ना होनी चाहिए। और अभी राज्यसभा में भी आज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन 2005 अमेंडमेंट बिल आ रही है जी। तो ये भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अहम बिल है। जो अभी आप सब जानते हैं, जैसे इंडिया में अभी बहुत सारे एंटी नेशनल फोर्सेस और जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं थ्रू न्यूक्लियर और केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन। तो जो 2005 की जो एक्ट है उसमें जो मैन्युफैक्चर और ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के रेगुलेशन के लिए उसमें
प्रबंधन था, लेकिन जो फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग या टेरर फंडिंग पे उस पर कोई प्रावधान नहीं था। तो ये जो अमेंडमेंट बिल है ये टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फंडिंग और जो WMD के जो फिनेंशियल जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं उन पे रोक लगाने के लिए और उनको रेगुलेट करने के लिए ये एक बहुत ही अहम बिल है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज इस पे चर्चा में भाग लेंगे और इसको पास करने में मदद करेंगे। ठीक है रामकृपाल जी, पहले जो अंटार्कटिक बिल है, एक राय आपकी भी इस पर। हम जानते हैं कि ये जो हिस्सा है इंसानी बस्ती तो नहीं है, लेकिन एक बड़ी प्रयोगशाला है और वो हिस्सा सिर्फ प्रयोगशाला बनकर ना रह जाए बल्कि उसको सहेज कर भी हम रख पाएं, इसके लिए एक संधि की गई जिसका भारत भी हिस्सा। अब घरेलू कानून लाने की तैयारी, कितना अहम है ये बिल? प्रीति जी, ये बिल कितना अहम है मैं केवल एक बात से कह रहा हूँ कि आज हम जहाँ बैठी हैं दिल्ली में, आज हम यहाँ का टेम्परेचर 30 है, 30 के आसपास होगा। लंदन, जिसको लोग कहते थे गर्मियों में लंदन चले जाइए, यूरोप चले जाइए, इटली चले जाइए, आज जानती वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री। आप कल्पना कर लीजिए ब्रिटेन में कभी 40 डिग्री टेम्परेचर, ये सब क्यों है? मोदी जी, एक धरती एक ग्रिड, धरती एक ही है, हम कुछ भी कर ले, उस धरती पर इतने घाव हो चुके हैं कि ये सिर्फ भारत की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी संसद की नहीं, ये पूरी दुनिया के अस्तित्व का सवाल है कि किसी तरह से जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरह से ये ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, ये समूची मानवता जाति के लिए, सिर्फ मानव के लिए नहीं है, किसी भी तरह के जीव के लिए एक खतरा पैदा हो गया है। तो इस पर तो कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। हमारे स्कूलों के छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हाथ में तख्तियां लेकर के कहते हैं पर्यावरण की रक्षा करो। तो मैं समझता हूं कि ये ऐसा विषय है, इसमें तो कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए और ये समय की कसौटी, इसको तत्काल पास किया जाना चाहिए और पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हों उनमें बिना देर किए, बिना कोई राजनीतिक हित देखे उन पर अविलंब पास किया जाना चाहिए, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा में भी जो विधेयक है, कल मोदी जी ने नौसेना दिवस पर एक बहुत अच्छी बात कही थी मार्के में। उन्होंने कहा था कि वो दिन चले गए जब हमको हथियार दिखाई पड़ता था, उससे हम लड़ते थे। आज हथियार के इतने रूप बदल गए हैं, पता नहीं क्या हथियार है। आज करेंसी भी हथियार है, आज नॉलेज भी हथियार है, आज IT भी हथियार है। आपको इतनी चीजों से बचना है। आज दुश्मन दिखाई नहीं पड़ रहा है, कब आपका सब कुछ लुट जाए पता नहीं। तो देखिए, ये जो पहल है, मैं दोनों विधेयक को कहता हूं कि आज की तारीख में ये अगर आज किए जाए, अच्छी चर्चा हो और सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। बाकी चीजें हैं, मैं नहीं कहता, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तेल कीमतें हैं, फलाना है, सब कीजिए, लेकिन जब धरती रहेगी, जब हम रहेंगे। आज सोचिए कि आज ब्रिटेन में, यूरोप में 40 डिग्री टेम्परेचर है। कोई भी आदमी जो कभी गया होगा यूरोप या इंग्लैंड या जो नहीं गया है पढ़ता होगा जी, आज ये हालत है। इस हालत के लिए कोई सिर्फ हम लोग जिम्मेदार हैं, बिल्कुल, इंसान जिम्मेदार है, जानवर नहीं। बिल्कुल। कृति मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है राज्यसभा का अपडेट लेकर। कृति, जो वेपन्स बिल है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम जान रहे हैं जो विनाशकारी हथियारों की होड़ है उसे लेकर गंभीर चिंताएं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उठती रही हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता भी उसके बारे में बात करते रहे हैं और अब संशोधन किया जा रहा है जो 2005 का कानून है। फिलहाल हमें बताएं अगर आपकी इसमें बड़े प्रावधान क्या है? जी हाँ, देखिए प्रीति, सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते क्या हैं। देखिए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऐसे वेपन्स हैं जिनसे जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत मास लेवल पर हो सकता है, डेथ्स इन्फ्लिक्ट हो सकती हैं। सबसे पहले ये जो टर्म आया था NCB, न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये 1937 से शुरू हुआ था जब बॉम्बर एयरक्राफ्ट की बात हुई थी। उसके बाद देखिए लगातार इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बनती रही। सबसे पहले जिनेवा प्रोटोकॉल आया जो 1925 में था। उसके बाद कई कन्वेंशंस आए और कई प्रोटोकॉल्स आए बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स में, जो 1972 में भी थे, 1992 में भी थे। लेकिन जो मोस्ट रिसेंटली था वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस और एक्शन टास्क फोर्स ऑन फाइनेंशियल सैंक्शंस, उसके लिए जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, जो ऑब्लिगेशन है, उसको इंडिया को अलाइन करना था। तो देखिए 2005 का ये एक्ट है जिसमें ये संशोधन किया जाएगा कि किसी भी तरह से फिनेंसिंग जो है उस पर रोक लगाया जा सके। इसके साथ
या तो सेंटर को ये पावर भी दिए जाएंगे कि किस तरह से उसको सीज किया जा सके, उनके एसेट्स को फ्रीज किया जा सके, ताकि फाइनेंसिंग ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसकी पॉसिबल ना हो किसी तरीके से। देखिए, अगर हम करंट सिचुएशन में इसकी बात करें तो जो भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, चाहे हम वो रशिया यूक्रेन वॉर को ले लें फिर या फिर दूसरे एलाइज की बात करें, तो ऐसे में ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से जो केमिकल्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उस पर कंट्रोल किया जा सके और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो है इंडिया के उसको पूरा करके साथ ही जो सेफ्टी है और सिक्योरिटी है इंडिया की उसको और बढ़ाया जा सके। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण बिल है जिस पर आज राज्यसभा में चर्चा होने की उम्मीद है। प्रीति। बिल्कुल विष्णुराम जी, इस बिल को लेकर फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि हम जानते हैं दायरा प्रतिबंधों का बढ़ाया गया है और पहले जो ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट पर रोक लगाई गई थी, अब कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग को लेकर जो बात है वो कही जा रही है, तो कितना जरूरी ये बिल है और आपको क्या आसार लग रहे हैं इसे लेकर आज संसद में? इस बिल को पास करने में कहीं भी किसी भी पार्टी को किसी प्रकार का भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये बिल न केवल देश के हित में है बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय जगत के हित में है। टेररिज्म का किस कदर मतलब कि दुष्प्रभाव पड़ते जा रहा है सभी अवगत हैं इस बात से, और FATF जो फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर टेरर फंडिंग का बात है वो बहुत दिनों से ये विषय चर्चा में था और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स में इस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। ये महसूस किया गया कि मास डिस्ट्रक्शन का जो वेपन है या जो भी टेररिस्ट के पास वेपन है, आखिर वो वेपन्स आते कहाँ से? उन वेपन्स को खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा कहाँ से आता है? कौन लोग इस वेपन्स के खरीदने और बिक्री करने के पीछे में हैं? उन लोगों की क्या एक्टिविटीज़ है? उनकी एक्टिविटीज़ चेक होनी चाहिए और उनके द्वारा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है और टेरर फंडिंग की जाती है उनकी एक्टिविटीज़ पर चेक होना चाहिए। इसके लिए इस दृष्टिकोण से यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं नहीं समझता हूं कि इस बिल पर कोई ज़्यादा बहस की ज़रूरत है। यह बिल आज के दिन में अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि आपने सुना कि ये न्यूक्लियर वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं उन वेपन्स पर चेक लगना चाहिए और ये जो वेपन्स है अप्रत्यक्ष टाइप के वेपन्स हैं तो ऐसे प्रत्यक्ष टाइप के वेपन्स की खरीद फरोख्त पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल। सुजीत जी, पहले भी आपने इस बिल को लेकर राय रखी थी। एक छोटा सा कमेंट और माना जा रहा है कि सबसे बड़ी लगाम जो है वो आतंक पर, आतंकवादियों पर लगेगी और जो दोनों ही, चाहे वो अंटार्कटिक बिल की बात करें, वो पर्यावरण को लेकर और ये कहीं ना कहीं आतंक को लेकर, दोनों को लेकर बहुत मुखर रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी। तो अब जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने का काम है, संसद से जाहिर तौर पर उसे लेकर एक अच्छा संकेत भी जाना चाहिए और बहुत अच्छी चर्चा भी हमें संसद के अंदर इसे लेकर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैसेज एक दुनिया को जाएगा। जी, आप भी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे विष्णुराम जी ने कहा, पाकिस्तान FATF लिस्ट में है, ग्रे लिस्ट में, और सब कोई जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि टेरर फंडिंग का मेन हब है पाकिस्तान, टेररिज्म का मेन हब है। तो ये बिल बहुत ही अहम है देश की सुरक्षा और इंटीग्रिटी के लिए, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व कर चुका है। जो 2005 में जब ये एक्ट पास हुआ था उस समय टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व नहीं था कि टेरर फंडिंग को आज विद द क्लिक ऑफ ए माउस यू कैन ट्रांसफर मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो टेरर एलिमेंट्स के पास जाते हैं। और अभी क्रिप्टो, अभी कल ही मैं पढ़ रहा था क्रिप्टो एसेट्स को कैसे जो टेररिस्ट एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं टू डिस्टेबलाइज नेशंस। तो ये बहुत ही अहम बिल है और ये मैं मानता हूँ इस पर अच्छा चर्चा हो और सरकार इस बिल को लेकर, जो लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में भी उम्मीद करूँ आज पास ही हो जाएगा, ताकि ये देश की जो सुरक्षा और सिक्योरिटी ऑफ द नेशन है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और अंटार्कटिका बिल पर्यावरण के हिसाब से मेरे जो साथी भी बोल चुके हैं कितना अहम है। आज टुडे द होल वर्ल्ड इज 1 ग्रेड, लंदन में 40 डिग्री सेंटीग्रेड कोई सोच ही नहीं सकता था पहले। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो इल इफेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं, तो बहुत ही ज़रूरी है ये बिल को भी पास किया जाए और दोनों ही बिल देश हित में हैं। बिल्कुल। और आगे हम प्रश्नकाल की भी बात करेंगे और एजेंडे में आज क्या कुछ खास है उस पर भी करेंगे चर्चा। और विष्णुराम जी और साथी सुजीत कुमार, दोनों के कई अहम सवाल हैं आज जो प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने हैं, उस पर भी हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे।
favorably say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. The India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions. Innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. आप देख रहे हैं संसद में आज, और अब बात करेंगे प्रश्नकाल की। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कृषि और कल्याण, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, खाद्य एवं प्रसंस्करण, उद्योग, गृह, सूचना और प्रसारण, पंचायती राज मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सांसद कुरुवा गोरांतला माधव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से देश में काश्तकार किसानों की संख्या और उनके लिए चल रही योजनाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में सवाल करेंगे। सांसद सीएन अन्नादुरई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की विभिन्न राज्यों में स्थापना की संभावनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद दीपक बैज कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने के लिए गठित समिति से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका पंचायती राज मंत्रालय से पीईएसए अधिनियम 1996 के कार्यान्वयन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद राजीव प्रताप रूडी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से बागवानी उत्पादन की क्षमता के आकलन से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद संगन्ना अमरप्पा करादी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से उभरते खिलाड़ियों के लिए खेल अवसंरचना के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर वेंकट सत्यवती बिसेट्टी सहकारिता मंत्रालय से आंध्र प्रदेश में युवा सहकार उद्यम सहयोग और नवाचार योजना से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद बालू भाव उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से विदेशी मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों पर किए जाने वाले व्यय से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद संजय यादव ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। राजस्थान के दौसा से सांसद जसकौर मीना गृह मंत्रालय से राजस्थान में बीते 3 साल में आपराधिक मामलों में वृद्धि से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद मनीष तिवारी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से किसानों की आय को 15 अगस्त 2022 तक दोगुना करने के सरकार के वादे से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद हिबी ईडन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से मात्स्यिकी क्षेत्र को राज्य सहायता के संबंध में विश्व व्यापार संगठन से हुए समझौते से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद विष्णु दयाल राम गृह मंत्रालय से नशीली दवाओं की तस्करी के राष्ट्रीय अपराध की सूची में शामिल होने और इससे निपटने के लिए किए जा रहे उपायों से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद संजय काका पाटिल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से ग्राम पंचायतों में ओपन जिम्नेजियम से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद एडवोकेट डीन कुरियाकोस ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत खराब सामग्री की समस्या के समाधान से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद रमेश चंद्र मांझी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त खेलों से संबंधित दिशा निर्देश की आवश्यकता से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुब्रत पाठक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सीवरेज और सेप्टिक टैंक सफाई कामगारों की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद दिया कुमारी ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा योजना के अंतर्गत संविदात्मक कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ा सवाल करेंगी। सांसद श्री कृष्णा देव रायालू लावू मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से राय ध्रुवों के निकट सी माउथ यानी कि समुद्र मुख खोले जाने और इसकी वजह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मछुआरों के बीच उत्पन्न विवाद से जुड़ा सवाल करेंगे।
सांसद YS अविनाश रेड्डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जैव उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। और प्रश्नकाल जो कि कार्यवाही का एक अहम हिस्सा है, विष्णुदयाल राम जी का भी आज लोकसभा में जो प्रश्न है वो लिस्टेड है। विष्णु जी, नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़ा हुआ जो प्रश्न आपका है वो अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि इसे लेकर स्थिति हम जान रहे हैं कि कुछ कुछ इलाकों में काफी ज्यादा गंभीर है। ये प्रश्न क्यों, और आप क्या मानते हैं कितना व्यापक है समस्या फिलहाल? देखिए, इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग आज के दिन में केवल एक राष्ट्रीय समस्या नहीं है और एक केवल राष्ट्रीय अपराध नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। तो मेरा इस प्रश्न पूछने के पीछे मकसद ये रहा है कि आजकल टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग हर एक क्षेत्र में अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है। टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग ड्रग ट्रैफिकिंग में भी किया जा रहा है और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जिस पर नियंत्रण पाना बहुत आवश्यक है। से फॉर एग्जांपल क्लाउड नेट या इंटरनेट, इसके जरिए अब ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। अब ये क्लाउड नेट और इंटरनेट पर यदि नियंत्रण नहीं पाया गया, इसको का उद्भेदन नहीं किया गया, तो मुश्किल होगा ड्रग ट्रैफिकिंग को रोक पाना। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि भारत अपने आप में अलग है, और दूसरे देशों में जो कानून बनते हैं और दूसरे देशों से जो ड्रग का एक्सपोर्ट होता है गलत तरीके से, उससे भी प्रभावित होता है। कैलिफोर्नियन वीड और थाईलैंड में जो कानून बना, उस कानून से भी सभी परिचित है। अब वहाँ पर वीड को लेजिस्लेशन के माध्यम से कल्टीवेशन के लिए सपोर्ट किया गया। बिल्कुल। तो उस स्थिति में निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रभावित होता है। बिल्कुल, ऐसे में ये सवाल काफ़ी अहम हो जाता है अपने आप में। सुजीत जी, आपका भी प्रश्न है और फिर आप लोग को इजाज़त भी देनी है, क्योंकि प्रश्नकाल के लिए, कार्रवाई के लिए आप दोनों को जाना है। सुजीत जी, आपका जो प्रश्न है वो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से है और ग्रामीण क्षेत्रों में जैव उत्पादों से बिजली के उत्पादन से जुड़ा प्रश्न है। आप बताइए क्या जानकारी आप सरकार से चाह रहे हैं? देखिए, ग्रीन एनर्जी में इंडिया अभी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रख रहा है। बिल्कुल। तो हमारे एनर्जी नीड्स बढ़ते जाएंगे और ग्रीन एनर्जी में इंडिया एक वर्ल्ड लीडर बनने का लक्ष्य रख रहा है, विश्व गुरु बनने का सोच है। तो सिर्फ सोलर और विंड पावर से हम लोग ये अचीव नहीं कर पाएंगे। हम लोग अभी देश में 7 लाख करीब गांव हैं और गांव में बहुत सारे बैम्बू प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, धान की जो ये है हस्क है, तो ये सब चीज़ काउडंग है। तो बहुत सारी चीज़ें जो गांव में उत्पादन होते हैं और गांव में फॉरेस्ट में मिलते हैं, इससे भी काफ़ी हम लोग बायोमास, बायो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हमारी ग्रीन एनर्जी टारगेट को मीट कर सकती है। तो इसमें सरकार की क्या प्रोत्साहन है, व्हाट इज सपोर्ट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड, और क्या स्कीम्स हैं, इस बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं सवाल पूछूं। बिल्कुल। और इसी के साथ सुजीत जी, आपका, विष्णुदयाल राम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ संसद में आज में शामिल होने के लिए। साथ ही रामकृपाल सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब राज्यसभा में प्रश्नकाल की बात करेंगे। इस दौरान रसायन और उर्वरक, कॉर्पोरेट कार्य, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद संतोष कुमार पी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से CSR निधि के क्षेत्र और राज्यवार आवंटन के और उपयोग से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुजीत कुमार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से ग्रामीण क्षेत्रों में जैव उत्पादों से बिजली के उत्पादन से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद अब्दुल वहाब वित्त मंत्रालय से अपने प्रश्न, आवश्यक वस्तुओं की सूची में मुद्रास्फीति के जरिए ऐसी वस्तुओं के मूल्य में हुई वृद्धि का ब्यौरा मांगेंगे। सांसद KRN राजेश कुमार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से देश में CGHS औषधालय से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद बृजलाल रसायन और उर्वरक मंत्रालय से उद्योगों में हो रहे यूरिया के दुरुपयोग से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डेरेक ओब्रायन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद एरंड कड़ाही कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से शिक्षा और स्वास्थ्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR पर व्यय से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद एरंड कड़ाडी का ये सवाल होगा।
सांसद नीरज शेखर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए विश्व बैंक द्वारा ऋण लिए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद एम मोहम्मद अब्दुल्ला वित्त मंत्रालय से वित्त आयोगों के अधीन तमिलनाडु के लिए धनराशि आवंटित किए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्रालय से राज्य सहायता और अन्य विकास से जुड़े कामों में होने वाले व्यय से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद सुभाष चंद्र बोस पिल्ली रसायन और उर्वरक मंत्रालय से उर्वरकों में नैनो तकनीक के इस्तेमाल से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर अमी याज्ञिक वित्त मंत्रालय से जानबूझकर चूक करने वाले व्यक्तियों के ऋणों को लेकर बनाई गई योजना से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद एस सेल्वागन बेथी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को सफलतापूर्वक चलाए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद राघव चड्ढा वित्त मंत्रालय से वित्त वर्ष 2022-23 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को जारी करने के लक्ष्य की पूर्ति से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद जवाहर सरकार विद्युत मंत्रालय से कोयले और बिजली के संकट से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।